नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुमार गौरव और हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म #कंपटीशन एज पर आप सभी लोगों का स्वागत है। हम आजकल भारत का संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अपने देश के संविधान पर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं और इसके अंतर्गत हम लोगों ने लास्ट क्लास में पहला टॉपिक जो देखा हमने डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का विकास हम लोगों ने देखा था। उसके बाद सेकंड नंबर पर दूसरा टॉपिक जो हम लोगों ने देखा था वो देखा था हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, संविधान सभा, और संविधान सभा में किस तरह से संविधान का निर्माण हुआ, किस तरह से संविधान में काम हुआ, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी थी। अब आज हम लोग फिर उसके बाद हमने संविधान की प्रस्तावना को देखा है और टोटल आई थिंक इस पर हम लोग अब तक 10 क्लास अपने कंप्लीट कर चुके हैं, 10 प्लस। अब आज का काम हम लोग स्टार्ट करते हैं और आज का काम क्या है तो देखिए, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। आज हम लोग अपने संविधान का भाग 1 पार्ट 1 जिसका नाम है भारत और उसका संघ राज्य क्षेत्र, इंडिया एंड इट्स टेरिटरी, जो कि अनुच्छेद 1 से 4 है, 1 to 4। दोबारा से सुनिए बेटा, आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान का भाग 1, हमारे देश के संविधान का फर्स्ट पार्ट, जिसका नाम है इंडिया एंड इट्स टेरिटरी, भारत संघ और उसका राज्य क्षेत्र, भारत और उसका राज्य क्षेत्र, कुछ भी कह लीजिए, भारत और उसका संघ राज्य क्षेत्र, बात सब एक ही हैं। यानी सबसे पहली चीज़ ये आती है कि आज हम पढ़ने क्या जा रहे हैं, आज हम डिस्कस करने क्या जा रहे हैं। तो मैं आपको सबसे पहली चीज़ बता दूं, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको समझा दूं कि आज हम लोग ऐसा देखते हैं कि हमारे देश में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। तो भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण कैसे हुआ है, तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा बता दूं आपको। आज की क्लास में हम आर्टिकल 1 to 4 अनुच्छेद 1 से 4 को पढ़ेंगे आज की क्लास में। कल की क्लास में यानी अगली क्लास जब भी होगी उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, आर्टिकल 1 to 4 आज हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन नेक्स्ट क्लास में हमारे देश में जो राज्य बने थे, जैसे उड़ीसा बना है, उत्तर प्रदेश बना है, झारखंड बना है, त्रिपुरा बना है, यानी जो राज्यों का निर्माण हुआ है उसको पढ़ेंगे, राज्यों के नाम जो बदले गए उनको पढ़ेंगे और देशी रियासतों का जो एकीकरण हुआ है। आगे की क्लासों में मुझे लगता है हमें टोटल 3 क्लासें लग जाएंगी। तो आज की क्लास हम लोग आर्टिकल 1 to 4 अनुच्छेद 1 से 4 को डिस्कशन करने जा रहे हैं। मैं दोबारा से बता दूं, आज हम लोग भारतीय संविधान का भाग 1 फर्स्ट पार्ट और अनुच्छेद 1, 2, 3, 4 इन 4 आर्टिकल को पढ़ने जा रहे हैं। आज का टॉपिक है कि हम भारत में देखते हैं, आज हमारे देश में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो ये प्रदेशों का निर्माण कैसे हुआ, ये किस तरह से हमारे देश का आधुनिक स्वरूप आया। अगर हम चक्रवर्ती सम्राट अशोक का साम्राज्य देखें तो चक्रवर्ती सम्राट अशोक का साम्राज्य बंगाल से लेकर और अफगानिस्तान तक था, है? उस समय हमारे भारत का ये स्वरूप था। फिर हम ब्रिटिश इंडिया के समय में देखें, ब्रिटिश भारत के समय में देखें तो ब्रिटिश भारत के समय में हमारे देश में क्या था बेटा, 3 तरह के राज्य थे, 3 तरह की जो है राज्य कह सकते हैं। पहले नंबर पर तो स्टेट, ब्रिटिश इंडिया वो भारत था जिस पर अंग्रेजों का कब्जा था। दूसरा जो आता है, सेकंड जो आता है, वो आता है आपके चीफ कमिश्नर एरिया, यानी जैसे आज केंद्र शासित प्रदेश होते हैं उस समय चीफ कमिश्नर क्षेत्र होते थे। और आप सब बच्चे जानते हैं कि हमारे देश में 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्र थे, एक था अजमेर, एक था कुर्ग, एक था बलूचिस्तान और एक था दिल्ली।
अच्छा, और तीसरा जो आता है देसी रियासत। ये देसी रियासत का जो एकीकरण हुआ है, इस एकीकरण पे हम लोग कल डिस्कशन करेंगे। फिलहाल आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहली चीज़ आर्टिकल 1 अनुच्छेद 1, अपने देश के संविधान का अनुच्छेद 1 मुझे लगता है कि हर बच्चे को नहीं बल्कि हर व्यक्ति को याद होना चाहिए। हमारे देश के, अपने देश के संविधान का अनुच्छेद 1 मुझे लगता है किसी एक व्यक्ति को ही नहीं, किसी एक विद्यार्थी को ही नहीं, बल्कि समाज के हर वर्ग को, हर व्यक्ति को याद होना चाहिए। हमारे देश के संविधान का अनुच्छेद 1 क्या बताता है? वो मुझे लगता है हमारे देश का स्वरूप ही बताता है। अनुच्छेद 1 कहता है इंडिया अर्थात भारत, मैं लिख देता हूँ यहाँ, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा, संघ होगा, पहली चीज। अब जरा इसको ऐसे लिख लेते हैं, इंडिया, सबसे पहली चीज इंडिया। आगे क्या लिख रहा है? दैट इज भारत shall be वर्ड क्या यूज किया? shall be। एक एक लाइन को हम समझेंगे। इंडिया दैट इज भारत shall be द यूनियन ऑफ स्टेट्स, यूनियन ऑफ स्टेट। देखिए जरा, ये हमारे देश के संविधान का अनुच्छेद 1 है बेटा, जो ये कहता है इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। दूसरा ये कहता है इंडिया, यही आर्टिकल इंग्लिश में है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो संविधान सभा के कुछ सदस्य कह रहे थे कि जो प्राचीन नाम भारत का चलता आ रहा है वही नाम कंटिन्यू किया जाए। जब संविधान का निर्माण हो रहा था तब संविधान सभा के कुछ सदस्य ये कह रहे थे कि जो नाम पुराने समय से, जो नाम आदिकाल से चला आ रहा है वही नाम अपने देश का रखा जाए, और वो नाम है भारत। लेकिन कुछ लोग ये कह रहे थे, संविधान सभा के कुछ सदस्य ये कह रहे थे कि भारत से वर्तमान में बहुत कम लोग परिचित हैं, क्योंकि अंग्रेजी शासन रहा है, इसलिए ज़्यादातर लोग इंडिया के नाम से अपने देश को जानते हैं। कंक्लूजन ये निकला, सल्यूशन ये निकला कि दोनों नाम अपने देश के हो गए, इंडिया भी और भारत भी। यानी अनुच्छेद 1 के अनुसार हमारे देश को इंडिया भी कहा जाता है और भारत भी कहा जाता है। हालांकि ऐसी याचिका एक सुप्रीम कोर्ट में आजकल चल रही है कि भारत का नाम, अपने देश का नाम क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले इंडिया अर्थात भारत का राज्यों का संघ होगा। बेटा यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि राज्यों का संघ होगा और कोई भी राज्य भारत से अलग होने के लिए स्वतंत्र नहीं होगा। देखो हमारे देश के संविधान में हमारे देश के लिए यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है, जबकि वहीं एक वर्ड और होता है जिसे हम लोग कहते हैं फेडरेशन। फेडरेशन क्या होता है? यूनियन और फेडरेशन, इन दोनों में क्या अंतर होता है बेटा? जैसे अमेरिका एक फेडरेशन है, यूएसए इज द फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। देखो यूनियन और फेडरेशन इन दोनों शब्दों का अर्थ संघ से ही होता है, लेकिन अंतर ये होता है कि फेडरेशन में जितने राज्य जुड़ रहे हैं वो एक शर्त के साथ जुड़ रहे हैं, वो टर्म एंड कंडीशंस के साथ जुड़ रहे हैं। अगर उन टर्म एंड कंडीशंस को पूरा नहीं किया गया तो वो राज्य अपने आप को क्या कर लेंगे? अलग कर लेंगे। जबकि यूनियन, हमारे देश में कोई भी राज्य
किसी शर्त के साथ नहीं जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहली चीज ये आती है, पहली बात आपको ये समझनी है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, हमारा देश यूनियन है, हमारा देश राज्यों का संघ है और कोई भी राज्य किसी शर्त के आधार पर भारत के साथ नहीं जुड़ा हुआ है। ऐसा नहीं है कि यदि किसी राज्य की शर्तों को भारत नहीं पूरा कर पाता है तो वो अपने आप को अलग कर ले। ऐसी बात भी करना भारत में गुनाह माना जाता है, पाप माना जाता है, अपराध माना जाता है। मैं बता रहा था, मैं समझा रहा था कि हमारा देश यूनियन ऑफ स्टेट्स, भारत राज्यों का संघ है। हमारा देश अमेरिका की तरह फेडरेशन नहीं है। फेडरेशन का मतलब होता है जितने राज्य आपके साथ जुड़े हुए हैं वो सभी राज्य कुछ नियम और शर्तों के तहत जुड़े हुए हैं। यदि उन नियम और शर्तों को पूरा न किया जाए तो ये राज्य अपने आप को क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। लेकिन भारत जो यूनियन है, भारत जो संघ है, इसमें ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। चलिए, तो आर्टिकल 1 हम पढ़ रहे थे, अनुच्छेद 1 हम पढ़ रहे थे, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा और कोई भी राज्य जो है वो अलग होने के लिए स्वतंत्र नहीं होगा। इस अनुच्छेद 1 के 3 पार्ट हैं, जिसमें पहला पार्ट तो इसका ये है, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा और कोई भी राज्य इस संघ से अलग होने के लिए स्वतंत्र नहीं होगा। देखिए, यूनियन, मैं फिर बता दूं, फेडरेशन और यूनियन। फेडरेशन अमेरिकी संविधान फेडरेशन को फॉलो करता है, जिसमें कोई भी राज्य नियम और शर्त के साथ जुड़ा होता है। हमारे देश में बिना शर्त के सारे राज्य जुड़े हुए और कोई भी राज्य स्वतंत्र होने के लिए स्वतंत्र नहीं है। इसमें ये आर्टिकल 1 है, जिसमें हमारे देश के 2 नाम हैं, इंडिया अर्थात भारत, इंडिया भी है, भारत भी है। इसका सेकंड पार्ट यानी इसी अनुच्छेद 1 का सेकंड पार्ट वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि भारत में जितने राज्य और जितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, इंडियन यूनियन में जितने स्टेट और जितनी यूनियन टेरिटरीज हैं, उनका उल्लेख शेड्यूल नंबर 1 यानी अनुसूची नंबर 1 में किया जाएगा। अनुसूची नंबर 1 में किया जाएगा। आपसे कोई पूछे आर्टिकल 1 में क्या है, आर्टिकल 1 में पहली बात तो यही है, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा और यूनियन पे आप बहुत अच्छे से बोल सकते हैं। मेरा यहाँ मानना है बेटा, मेरा यहाँ मानना है, आर्टिकल 1 की आप बता दूँ, 1 के रिगार्डिंग मेरे क्या विचार हैं और ये विचार मैं अपने ऑफलाइन क्लास में ही दे पाता हूँ। ऑनलाइन में बच्चा, उसको अगर कुछ थोड़ा समझाने लगो दूसरी जगह चला जाता है। आप समझ ही रहे हैं मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे हिसाब से आर्टिकल 1 क्या है, आर्टिकल 1 देखिए, जहाँ ना लोग शर्तों के साथ जुड़ते हैं, जहाँ लोग कुछ कंडीशंस के साथ जुड़ते हैं, बेटा वो क्या होता है, वो व्यापार होता है, कंपनी होती है। अगर व्यक्ति की शर्तों को पूरा नहीं किया जा रहा है, वो उस व्यापार से अपने आप को अलग कर लेता है। लेकिन बेटा, बिना शर्तों के साथ जब 2 लोग जुड़ते हैं ना, जब 2 लोग, 4 लोग, 6 लोग बिना शर्त के साथ जुड़ते हैं, तो वो व्यापार नहीं रहता, वो परिवार बन जाता है और परिवार से कोई भी अपने आप को कभी अलग नहीं कर सकता है। हमारे देश में परंपराएं थी कि लोग परिवार से अपने आप को अलग नहीं करते थे, तो समृद्ध और खुश परिवार था। आज क्या है, अपने आप को अलग कर ले रहे हैं तो बच्चे डिप्रेशन का शिकार बन रहे हैं, बच्चों की छोड़िए बड़े डिप्रेशन का शिकार बन रहे हैं। तो हमारा देश एक परिवार है जिसमें पूरे राज्य, सभी लोग बिना शर्त के साथ जुड़े हुए हैं। हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। आर्टिकल 1 का सेकंड पार्ट ये कहता है कि जो भी राज्य हैं, जो भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, उन्हें अनुसूची नंबर किस में रखा जाएगा, 1 में रखा जाएगा। ये सेकंड पार्ट है। इसी अनुच्छेद 1 का थर्ड पार्ट यानी तीसरा भाग क्या कहता है, तो सुनिए, इसी अनुच्छेद का थर्ड पार्ट ये कहता है, इसी अनुच्छेद का तीसरा भाग ये कहता है, क्या कहता है बेटा इसका तीसरा भाग, जरा सुनिएगा। ये कहता है
ये भारत के संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन करता है। यानी भारत राज्य में, भारत के राज्य क्षेत्र में क्या है, भारत राज्य की सीमाएं क्या हैं। यानी भारत संघ राज्य क्षेत्र में किस किस को रखा गया है। ये आर्टिकल फर्स्ट के 3rd सेक्शन की बात है कि भारत के संघ राज्य क्षेत्र में किस किस को रखा गया है। तो पहला पॉइंट, राज्यों को रखा गया है, स्टेट्स, राज्यों को, और राज्यों की संख्या वर्तमान में 28 पहली चीज। दूसरी, फिर यूनियन टेरिटरीज मतलब केंद्र शासित प्रदेशों को रखा गया है, केंद्र शासित प्रदेशों को रखा गया है, और वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है, 8। देखो बहुत सारे बच्चों को पता होगी कि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश जब बना, जम्मू अलग बना, कश्मीर अलग बना, जम्मू अलग बना, लद्दाख अलग बना, तो केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 9 हो गई थी। लेकिन दादर नागर हवेली और दमन द्वीप को क्या किया गया, मर्ज कर दिया गया, और इन दोनों के मर्जब के बाद, इन दोनों को मिला देने के बाद हमारे देश में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या जो है वो बेटा कितनी रह गई है, 8 रह गई है। तो केंद्र शासित प्रदेश। और तीसरा, हमारे देश में भारत संघ के राज्य क्षेत्र में क्या क्या शामिल होगा, तो पहले राज्य हैं और 28 राज्य हैं। दूसरा, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, आप भी जानते हैं। और तीसरा, ऐसा कोई क्षेत्र, ऐसा कोई क्षेत्र जिसे भारत अर्जित करे या जिस पर भारत अपना अधिकार करे, अर्जित करे। बेटा अनुच्छेद 1 में क्या है, 1 के फर्स्ट पार्ट में इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, भारत राज्यों का संघ होगा। इसका दूसरा पार्ट क्या कहता है कि जो भी राज्य हैं वो अनुसूची, जो भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं उन्हें अनुसूची 1 में दिखाया जाएगा। ये इसका सेकंड पार्ट है। इसका थर्ड पार्ट क्या कह रहा है कि भारत संघ राज्य क्षेत्र में, भारत संघ राज्य क्षेत्र में क्या क्या शामिल होगा। तो पहले शामिल होंगे राज्य, स्टेट्स, 8 राज्य हमारे 28 राज्य हमारे देश में, केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरीज, और उनकी संख्या कितनी है, 8। ऐसा कोई क्षेत्र जिसे भारत या हमारा देश अर्जित करे, तो ये इसमें शामिल होंगे। चलिए, ये था बेटा अनुच्छेद 1 आर्टिकल 1। अब क्वेश्चन यहाँ ये उठता है, क्वेश्चन यहाँ ये आता है कि मास्टर साहब आप जो ये तीसरा पॉइंट बोल रहे हैं, ऐसा कोई क्षेत्र जो भारत अर्जित करे या जिस पर अपना अधिकार स्थापित करे, तो क्या भारत में ये आर्टिकल ये कहता है कि भारत को ऐसा करना चाहिए? तो इसका आंसर है जी नहीं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हमारा देश संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश है, सॉवरन कंट्री है हमारा देश। हम अपने निर्णय, जो निर्णय लेना चाहें वो हम ले सकते हैं। लेकिन हमारा देश, जैसा प्रधानमंत्री ने यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में लास्ट ईयर बोला था कि ये भारत है, ये बुद्ध का देश है, युद्ध का देश नहीं है। नेपाल हमारा पड़ोसी है, और आप देख रहे हैं पिछले दिनों से पता नहीं क्या क्या बोल रहा है। हम चाहें तो कब्जा कर सकते हैं, क्योंकि भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश है। चाइना आप देख रहे हैं, जब देखो तब कुछ न कुछ अनसेंट करता रहता है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश है भारत, हम चाहें तो चाइना पर कब्जा कर सकते हैं। तो तीसरी वाली लाइन का मतलब ये है कि भैया ऐसा कोई क्षेत्र, ऐसा कोई स्थान जो भारत क्या करे, अर्जित करे या जिस पर अपना अधिकार स्थापित करे। तो आई थिंक अनुच्छेद 1 आपको याद होगा। अनुच्छेद 1 में हमारे देश का नाम है इंडिया, दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ द स्टेट्स। भारत
इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। ये हम लोग अब पढ़ चुके। ये अनुच्छेद 1 है, कोई भी राज्य स्वतंत्र होने के लिए स्वतंत्र नहीं है। इसके सेकंड पार्ट में अनुसूची नंबर 1 का उल्लेख किया गया है। इसके तीसरे पार्ट में भारत में क्या क्या शामिल होगा, तो क्या क्या शामिल होगा, एक तो राज्य शामिल होंगे, संघ शासित प्रदेश शामिल होंगे और ऐसा कोई क्षेत्र जिस पर भारत अपना अधिकार स्थापित करे। चलिए अब हम अनुच्छेद 1 के बाद अपना अगला आर्टिकल देखते हैं और वो है अनुच्छेद 2, आर्टिकल 2। अनुच्छेद 2 क्या कहता है? देखो बेटा, ये हमारा देश है, ये हमारा प्यारा भारत है, मान लीजिए, और इस भारत में हमें क्या लगता है, ये भूटान है। हमने क्या किया, अपने देश की सीमा के अंदर कर लिया, लेकिन भूटान हमारा बहुत अच्छा मित्र है, पड़ोसी है, और भारत अपने मित्रों का, अपने पड़ोसियों का सम्मान करता है। हम भूटान पे अपना अधिकार नहीं करेंगे। हमने क्या करना है, हमने चीन पे कब्जा कर लिया। ये ड्रैगन, मैं तेरी दुश्मन, दुश्मन तू मेरा, और ये ड्रैगन नागिन सपेरा वाला खेल खेलता रहता है, और हमने क्या किया, इस चाइना पे कब्जा कर लिया। ये अब हमारा देश ऐसा हो गया। थोड़े दिनों बाद क्या हुआ, पाकिस्तान ज़्यादा बोलने लगा। हमने कहा बेटा तुम भी इधर आओ, और हमने पाकिस्तान पे भी ये कब्जा कर लिया। अब ये हमारा नया देश हो गया। फिर हम लोग कुछ दिनों तक सही रहे, चलता रहा सब कुछ। बांग्लादेश बोलने लगा। हमने क्या कहा, बेटा तुम भी आ जाओ अब, और हमने बांग्लादेश पर भी अपना कब्जा कर लिया। मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अनुच्छेद 2 ये कहता है कि संसद को ये शक्ति प्राप्त है, संसद को ये शक्ति प्राप्त है कि वो अपनी इच्छा अनुसार कोई कानून बनाकर अन्य क्षेत्र पर अपना अधिकार स्थापित करे। यानी बेटा आपसे कोई पूछे कि अनुच्छेद 2 में क्या है, तो आप ऐसे बताइएगा कि अनुच्छेद 2 के द्वारा भारत में नए राज्यों को प्रवेश दिया जा सकता है। लेकिन आप इस बात को भी ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 2 ये कहता है कि जिन क्षेत्रों पर हमारा पहले से अधिकार नहीं है, जैसे चाइना पर हमारा पहले से अधिकार नहीं है, पाकिस्तान पर हमारा पहले से अधिकार नहीं है, बांग्लादेश पर हमारा पहले से अधिकार नहीं है। यानी अनुच्छेद 2 ये कहता है कि जिन क्षेत्रों पर पहले से अधिकार नहीं है, संसद अपनी इच्छा अनुसार कानून बनाकर उन क्षेत्रों पर अपना अधिकार स्थापित कर सकती है और नए राज्यों का निर्माण कर सकती है। दोबारा से सुनिएगा, बहुत ही इजी है। बस आप इस मैप से आप याद रखिएगा कि नए राज्यों को प्रवेश दिया गया है, और वो भी कौन से नए राज्य, ऐसे क्षेत्र जिन पर हमारा अधिकार नहीं था। संसद कानून बनाकर, जैसा संसद को उचित लगे वैसा कानून बनाकर संसद नए राज्यों पर अपना अधिकार स्थापित कर सकती है और नए राज्यों का निर्माण कर सकती है। ये आर्टिकल 2 है। आर्टिकल 2 में आप फिर से आप सुनिएगा, ये हमारा देश है और इसमें कोई नया क्षेत्र, मैं आपको यही आर्टिकल 2 और 3 थोड़ा सा समझा देता हूँ। हालांकि 3 पे हम अभी और बड़े लेवल पे डिस्कशन करेंगे। आर्टिकल 2 और 3 हैं क्या, दोनों को एक साथ बता देता हूँ। पहले 3 बताता हूँ ताकि आपको 2 अच्छे से समझ में आए। आर्टिकल 3 क्या है कि ये हमारा देश है, ये संसद क्या कर सकती है, ये राज्य ऐसे राज्य बना दिए, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 राज्य बना दिए पार्लियामेंट ने, संसद ने, ये अधिकार है। अब संसद ने क्या किया, एक ऐसे लाइन और खींच दी, ये हो गया तीसरा राज्य, और ये हो गया 13वां राज्य, ये हो गया 5वां राज्य, ये हो गया 14वां राज्य, और ये हो गया आपका 7वां राज्य और 15वां राज्य। मतलब
3 नए राज्य संसद ने बना दिए, लेकिन जो राज्य पहले से थे उन्हीं की किसी की सीमा को घटाया, किसी की बढ़ाया, किसी का कुछ किया, किसी का कुछ किया, तब नए राज्यों का निर्माण हुआ है। ये आर्टिकल 3 है। और आर्टिकल 2 क्या है? हमने अलग से नए राज्य जोड़े, अन्य देश पर अपना अधिकार स्थापित किया, जैसे बाहर विदेशी क्षेत्र पर अपना कब्जा स्थापित करके नए राज्यों को भारत में जोड़ना, ये आर्टिकल 2 है। और पुराने राज्यों में से नए राज्य का निर्माण कर देना, ये आर्टिकल 3 है। तो मैं आशा करता हूँ आपको आर्टिकल 2 समझ में आया होगा। अगर अब आपसे कोई आर्टिकल 2 के बारे में पूछे तो आप ऐसे बताइएगा कि इसके अंतर्गत संसद को यह शक्ति प्रदान की गई है, इसके अंतर्गत संसद को यह शक्ति प्रदान की गई है कि संसद विदेशी क्षेत्र पर अपना अधिकार स्थापित करके नए राज्यों का निर्माण करे। ऐसा, चलिए यहाँ मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा। आर्टिकल 2 ए, अनुच्छेद 2A। अच्छा, आप सोच रहे होंगे हम तो सर आज तक अनुच्छेद 2 ही पढ़े थे, अब ये अनुच्छेद 2A क्या है? बेटा ये कुछ नहीं है, बहुत ही इजी सी चीज़ है, बहुत ही इजी सी चीज़ है। देखो, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तब हमारे देश में बहुत सारी देसी रियासत थी, और उन देसी रियासतों में से एक था सिक्किम। और सिक्किम में जो राजा, जो महाराज शासन करते थे, उन्हें चोंग्याल कहा जाता था। चोंग्याल, चोंग्याल ये क्या भैया? जैसे देखो बेटा, हमारे देश में राजस्थान में आप जाएंगे तो राजस्थान में जो राजा महाराजा होते थे उनको हुकुम बोला जाता है, हुकुम, हुकुम, ऐसे इस तरह से बोला जाता है। हमारे देश में, हमारे यूपी में राजा बोला जाता है, कहीं महाराज बोला जाता है। ऐसे ही इन राजा और महाराजाओं को सिक्किम में चोंग्याल बोला जाता है। और चोंग्याल, जो सिक्किम में जो चोंग्याल थे, यानी जो राजा थे, वो नामग्याल वंश के शासक थे। यानी जो शासन चल रहा था वो नामग्याल वंश का शासन चल रहा था। अब 1947 में भारत आज़ाद हो गया और सिक्किम की जनता ने ये कहा कि हम ना तो भारत में जाएंगे ना कहीं जाएंगे, हम क्या करेंगे, आज़ाद रहेंगे। अच्छा, नामग्याल वंश के शासकों ने ऐसा नियम भी पास करा लिया। फिर उसके बाद क्या हुआ, 1950 में इन्होंने कहा कि भारत को ना, वो सिक्किम को भारत का संरक्षित राज्य बना दीजिए। संरक्षित राज्य का दर्जा दे दिया गया सिक्किम को। 1973 आते आते सिक्किम को भारत का एसोसिएट स्टेट बना दिया गया। और 1975 में सिक्किम को क्या किया गया, जब एसोसिएट स्टेट बनाया गया 1973 में, तब अनुच्छेद 2A जोड़ा गया था। लेकिन 1975 में इस अनुच्छेद 2 को समाप्त करके सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया। इतनी बात बताने का मेरा इंटेंशन सिर्फ ये था, मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाहता था कि अनुच्छेद 2A, कभी आपसे पूछ ले, कोई भी पूछ ले कि अनुच्छेद 2A में क्या है, तो आप ये जवाब दीजिएगा कि वर्तमान में अनुच्छेद 2A को समाप्त कर दिया गया है, इसमें अभी कुछ नहीं है, लेकिन ये सिक्किम राज्य से संबंधित है। अनुच्छेद 2A के द्वारा सिक्किम राज्य को भारत का एसोसिएट स्टेट बनाया गया था, लेकिन 1975 में एसोसिएट स्टेट का दर्जा समाप्त करके सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया है। आई थिंक समझ गए होंगे आप लोग। अब चलिए, अब बात करते हैं अनुच्छेद 3 की, आर्टिकल 3 की। तो अनुच्छेद 2A में क्या था, सिक्किम, वर्तमान में क्या कर दिया गया, इसको समाप्त कर दिया गया है। अब हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद 3 में। आर्टिकल 3 में क्या है भैया, आर्टिकल 3 में क्या है? सबसे पहले संसद क्या कर सकती है, संसद क्या कर सकती है, राज्यों की सीमा में
परिवर्तन करके नए राज्यों का निर्माण। सबसे पहली चीज, कभी कोई आपसे पूछे अनुच्छेद 3 में क्या है, तो उसका पहला पॉइंट है कि संसद क्या कर सकती है, संसद राज्यों की सीमा में परिवर्तन करके नए राज्यों का निर्माण कर सकती है। इसी में इसका सेकंड पार्ट, संसद क्या कर सकती है, किसी राज्य की सीमा में विस्तार, किसी राज्य की सीमा में विस्तार, मतलब किसी राज्य की सीमा को बढ़ा सकती है। तीसरा काम क्या कर सकती है, किसी राज्य की सीमा में कमी, संसद क्या कर सकती है, किसी राज्य की सीमा में कमी कर सकती है। किसी की सीमा को बढ़ा सकती है तो किसी राज्य की सीमा को कम कर सकती है, या किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकती है। राज्य की सीमा में परिवर्तन, देखो बेटा, मेरे हिसाब से आपको ये वाली बात पहली समझ में आ गई होगी, संसद राज्यों की सीमा में परिवर्तन करके नए राज्य का निर्माण कर सकती है। ये बात आपको 100% समझ में आ गई होगी। दूसरा, किसी राज्य की सीमा में विस्तार कर सकती है, ये भी समझ में आ गई होगी। किसी राज्य की सीमा में कमी कर सकती है, ये भी समझ में आ गई होगी। लेकिन राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकती है, जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड, मैं आपको बताऊं, झांसी हो गई, महोबा हो गया, ये ऐसे हमारे उत्तर प्रदेश के ज़िले हैं जो यूपी में कम हैं, मध्य प्रदेश में ज़्यादा हैं। संसद ने क्या किया, इन क्षेत्रों को उठा करके एमपी को दे दिया, मध्य प्रदेश को दे दिया। अब क्या होगा बेटा, अब ये होगा कि उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा में परिवर्तन हो जाएगा और मध्य प्रदेश राज्य की सीमा में परिवर्तन हो जाएगा, और ऐसा संसद कर सकती है। समझ गए ना आप लोग, सीमा में परिवर्तन वाला समझ गए ना। जैसे आप देखेंगे, जैसे वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल का मैप आप देखिएगा, पश्चिम बंगाल ऐसे लगते हुए जाके असम से लगता है। क्या किया उन्होंने ये किया कि ये वाला जो पश्चिम बंगाल का जो क्षेत्र है वो उठा के किसको दे दिया, असम को। तो दोनों राज्यों की सीमा में परिवर्तन हो जाएगा, असम और वेस्ट बंगाल दोनों राज्य की सीमाओं में अपने आप परिवर्तन हो जाएगा, और संसद ये कर सकती है। पांचवी बात, संसद और क्या कर सकती है, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन, यानी संसद किसी राज्य के नाम को बदल सकती है, और बदला है। जैसे उत्तरांचल पहले था उत्तराखंड, जैसे जैसे तमिलनाडु पहले था मद्रास, कर्नाटक पहले था मैसूर, ओडिशा पहले था उड़ीसा। तो इस तरह से संसद कर सकती है। तो अनुच्छेद 3 में यह है कि संसद राज्यों की सीमा में परिवर्तन करके नए राज्यों का निर्माण कर सकती है, किसी राज्य की सीमा में विस्तार कर सकती है, किसी राज्य की सीमा में कमी कर सकती है, राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकती है, और किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है। नए राज्य का गठन या किसी राज्य की सीमा में विस्तार, या किसी राज्य की सीमा में कमी, या किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन, या किसी राज्य के नाम में परिवर्तन, इसका प्रोसेस क्या होगा, इसकी प्रक्रिया क्या होगी, सुनिएगा। इसकी प्रक्रिया बेटा, इन सारी चीज़ों की प्रक्रिया मैं आपको बता रहा हूँ, ज़रा सुनिएगा। सबसे पहली बात, इनसे संबंधित जो भी प्रस्ताव है, आप ये लाइन हमेशा याद रखिएगा, इनसे रिलेटेड कोई भी बिल, कोई भी प्रस्ताव, पहली चीज राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है।
पहली बात, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है। कौन सा बिल? सीमा परिवर्तन करके नए राज्यों के निर्माण का, किसी राज्य में सीमा की विस्तार का, किसी राज्य की सीमा में कमी का, राज्य की सीमा में परिवर्तन का और किसी राज्य के नाम में परिवर्तन का। तो जो भी कर सकती है संसद, वो क्या कर सकती है? पहले राष्ट्रपति की अनुमति होगी तब संसद इसमें कुछ करेगी। लेकिन राष्ट्रपति अपनी अनुमति देने से पहले ये वाला बिल उस राज्य की विधान मंडल को भेज देते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर को भेज देते हैं। और राज्य विधान मंडल से कहते हैं कि एक निश्चित समय में, एक फिक्स टाइम में आप अपना जवाब दीजिए। राज्य विधानमंडल एक निश्चित समय में अपना जवाब देता राष्ट्रपति को और उसके बाद इस बिल पर संसद में डिस्कशन होता है। राष्ट्रपति राज्य विधानमंडल के द्वारा दिए गए सुझाव को मानने या न मानने के लिए बाध्य नहीं है। वो चाहें तो राज्य विधानमंडल की बात मान भी सकते हैं, वो चाहें तो राज्य विधानमंडल की बात नहीं भी मान सकते और उसके बाद संसद इसमें से कोई भी काम कर सकती है। यानी मैं समझाना चाह रहा हूँ, किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन के लिए, घटाने बढ़ाने के लिए, नाम में बदलाव के लिए ऐसा कोई भी विधेयक या कोई भी प्रस्ताव संसद में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही प्रस्तुत किया जाता है। राष्ट्रपति पहले इसे राज्य विधानमंडल के पास भेज देते हैं और राज्य विधानमंडल जो है वो एक निश्चित समय में, राष्ट्रपति इसमें टाइम डिसाइड करते हैं, राज्य विधानमंडल एक निश्चित समय में अपनी सलाह राष्ट्रपति के पास भेज देता है। राष्ट्रपति इस सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है। राष्ट्रपति चाहे तो इस सलाह को मान भी सकते और नहीं भी मान सकते हैं। उसके बाद संसद साधारण बहुमत से, साधारण बहुमत समझते हैं ना आप लोग, सिंपल मेजॉरिटी, 50 लोग आए आज और 50 में से 26 लोग वोट कर दें, ये साधारण बहुमत है, सिंपल मेजॉरिटी है। राष्ट्रपति क्या करते, अगर सिंपल मेजॉरिटी, साधारण बहुमत मिल जाता है, उसके बाद संसद इसे पास कर सकती है और ऐसा कुछ भी कर सकती है। लेकिन हाँ, मैं आपको बता दूं, ये बात सही है कि इसमें सारे राइट संसद को हैं, लेकिन ये भी हो सकता है कि यदि कोई राज्य विधानमंडल क्या करना चाहता है, अपने राज्य में अपने राज्य का नाम बदलना चाहता है। जैसे उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश की सरकार चाहती है कि उत्तर प्रदेश का नाम कुछ और हो, पूरे यूपी का नाम अब अयोध्या करना है। पहले फैज़ाबाद का नाम अयोध्या था, अब ये दिमाग में आया चलो पूरे यूपी का नाम अयोध्या होगा, पूरे यूपी का नाम अयोध्या करना है। तो ऐसा एक प्रस्ताव पहले राज्य विधानमंडल पास करेगा। पहले क्या कर रहा था, केंद्र कर रहा था, अब राज्य कर रहा है। राज्य विधानमंडल सिर्फ नाम बदल सकता है, सीमा ईमा नहीं बदल सकता बेटा। नाम जो है राज्य विधानमंडल पास करेगा और राज्य विधानमंडल पास करके इसे संसद को भेजेगा। और संसद चाहे, संसद का मतलब राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, ये तीनों मिलकर चाहे तो नाम बदल भी सकते और चाहे तो नहीं भी बदल सकते। दोबारा से सुनिएगा, जब संसद करती है तो पहले राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, राष्ट्रपति राज्य विधानमंडल से डिस्कशन करते हैं, निश्चित समय में उनसे जवाब मांगते हैं, राष्ट्रपति उनके द्वारा दिए गए जवाब को मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते और उसके बाद संसद ऐसा कर सकती है। लेकिन सिर्फ नाम बदलना है, मान लीजिए किसी राज्य के दिमाग में आ रहा है कि हमारा नाम ये होना चाहिए, तो पहले राज्य विधानमंडल एक प्रस्ताव पास करेगा, उसे संसद भेजेगा। संसद चाहे तो नाम बदल भी सकती है और चाहे तो नाम नहीं भी बदल सकती है। ये कार्य संसद को, ये अधिकार संसद को प्राप्त है। तो ये था हमारा अनुच्छेद 3। अब आखिरी टॉपिक पे आते हैं और वो है अनुच्छेद कौन सा, 4, आर्टिकल 4। सुनिएगा, मैं आशा करता हूँ ज़्यादातर चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। आर्टिकल 4, अनुच्छेद 4 बहुत ही आसान है और लास्ट क्वेश्चन है। अनुच्छेद 4 क्या कहता है, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। आप ध्यान से सुनेंगे 100% आपको यही याद हो जाएगा। अनुच्छेद 4 ये कहता है कि अनुच्छेद 2 और 3
अनुच्छेद 2 और 3 में, अनुच्छेद 2 और 3 में कभी संशोधन नहीं किया जा सकता है, संशोधन नहीं किया जा सकता है। आर्टिकल 4 क्या कह रहा है भैया? आर्टिकल 4 ये कह रहा है कि अनुच्छेद 2 और 3 में कभी संशोधन नहीं किया जा सकता है। यानी ये हमारे संविधान निर्माताओं ने पहले ही लिख दिया था कि 2 और 3 में, अनुच्छेद 2 और 3 में जो भी प्रोसेस है, जो भी प्रक्रियाएं हमने अभी पढ़ा, क्या प्रोसेस हैं, क्या प्रक्रियाएं, उनमें कभी संविधान संशोधन हो ही नहीं सकता है, उनमें कभी संशोधन हो ही नहीं सकता है। आपसे कभी कोई पूछे कि अनुच्छेद 4 में क्या है, तो आप अनुच्छेद 4 में ऐसे बोलिएगा, अनुच्छेद 4 ये कहता है कि अनुच्छेद 2 और 3 में कभी संशोधन नहीं हो सकता है। इतनी बात समझ गए? अच्छा, अब बेटा इस बात को यही छोड़ दो, अब दूसरी बात लेते हैं। दूसरी बात क्या है? संविधान में संशोधन कौन से अनुच्छेद में है? 368, 368 में। 368 में क्या है? संविधान में संशोधन, संविधान में संशोधन। ये कौन से आर्टिकल में? 368 में। और अनुच्छेद 2 और 3 में कभी संशोधन नहीं किया जा सकता है, यानी अनुच्छेद 2 और 3 को संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, मैं पूरा लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। अच्छा, अब अनुच्छेद 2 और 3 में कभी संशोधन नहीं किया जा सकता है, और आर्टिकल 368 में क्या है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया, और इनमें कभी संविधान संशोधन हो नहीं सकता है। यानी आप ये बोलिएगा कि अनुच्छेद 2 और 3 को, आर्टिकल 2 और 3 को अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया से बाहर रखा गया है। आर्टिकल 4 क्या कहता है? अनुच्छेद 2 और 3 को आर्टिकल 368 की प्रक्रिया से बाहर रखा गया है। क्यों बाहर रखा गया है? क्योंकि संविधान का अनुच्छेद 4 ये कहता है कि 2 और 3 में कभी संशोधन नहीं किया जा सकेगा, ठीक है। और आर्टिकल 368 में क्या है? संविधान की प्रक्रिया, यानी इनको संविधान की प्रक्रिया से बाहर रखा गया है, इनको संविधान की प्रक्रिया से बाहर रखा गया है, इनको संविधान संशोधन की प्रक्रिया से बाहर रखा गया। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ में? आर्टिकल 368 में, यानी इनको आर्टिकल 368 की प्रक्रिया से बाहर रखा गया है। तो ये था आज का अपना टॉपिक, जिसमें हमने अनुच्छेद 1, 2, 3 और 4 को पढ़ा। मैं आशा करता हूँ आज आपको बहुत कुछ सीखने और समझने को मिला होगा। अगली क्लास वेडनेसडे को यानी परसों है, जिसमें हम लोग ये डिस्कशन करेंगे, जिसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि हमारे देश में राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर कैसे हुआ है। इसमें धर आयोग, फजल अली आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग भी कह सकते हैं, या उसके बाद की जो चीज़ें हैं उनको हम लोग अध्ययन करेंगे। इसके साथ ही मैं आज की क्लास समाप्त करता हूँ। थैंक यू सो मच।